नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पॉडकास्ट दोनों भाषाओं में करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन पहले हिंदी में। आज राष्ट्र एक अलग स्थिति में आ चुके हैं क्योंकि सभी डोनाल्ड ट्रंप जी के यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के बाद से सब अचंभित हैं क्योंकि नित्य प्रतिदिन नई नई स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप जी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री कॉर्नी जी से कहा कि वह कनाडा को उनके देश के साथ मिलाकर 51वीं स्टेट बन जाए अमेरिका की, तो वह उसे उनके देश को गोल्डन डोम सिक्योरिटी सिस्टम की सुविधा देंगे और अदरवाइज वह उससे चार्ज करेंगे 51 अरब डॉलर्स। और यह ऑफ़र जो 6 मई को उन्होंने दिया है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद से सारी दुनिया ये देख रही है कि क्या कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाएगा। तो यह प्रश्न मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं और इसीलिए आज मैं आपके साथ कनाडा की कुंडली डिस्कस करूंगी। कनाडा की इंडिपेंडेंस की कुंडली। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ 10 राज्य या कहिए प्रोविंस हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। कनाडा ने आज़ादी प्राप्त करी थी 1 जुलाई 1867 को रात्रि 0001 आवर्स ओटावा कनाडा। और कनाडा की कुंडली हम आज देखेंगे जो कि मीन लगन की कुंडली बनती है। कनाडा की कुंडली देखने से पहले आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो पेशकश करी है कनाडा को गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम यूज़ करने के लिए, और अगर वह उसे मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह उनको बनना पड़ेगा अमेरिका का 51वां राज्य, और अदरवाइज उनको पे करने पड़ेंगे इस सर्विस को लेने के लिए 61 अरब डॉलर अमेरिका को। तो आइए जानते हैं ये गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम है क्या। यह सिस्टम अभी रिसेंटली इजराइल ने भी यूज़ किया था क्योंकि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैकिंग और एनालिसिस किया जाएगा और इंटरस्पेस मिसाइल्स और लेज़र सिस्टम को भी यूज़ किया जाएगा। और यह सब करने के साथ यह मिसाइल सिस्टम इवन स्पेस से अगर कोई मिसाइल मारता है किसी राष्ट्र पर तो उसको भी डिटेक्ट कर कर डिफ्यूज़ कर सकता है मल्टी स्टेजेस में, यानी उसकी लॉन्च होने की स्टेज पर ही यह उसको डिफ्यूज़ कर सकता है। ये सिस्टम ना केवल बहुत महंगा है क्योंकि इसको बनाने में 175 अरब डॉलर का खर्चा है, और इस खर्चे के लिए ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश की है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कॉर्नी जी को कि वह उनके देश का एक राज्य बन जाएं और सारी सुविधाएं मुफ्त में प्राप्त करें। प्राइम मिनिस्टर मार्क कॉर्नी के सामने यह प्रश्न है कि क्या वह अमेरिका का आधिपत्य स्वीकार कर ले। हमने देखा है कि पुराने समय में बड़े बड़े राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे ताकि वह अब चक्रवर्ती राजा बन सके और अन्य आसपास के सभी राजा उनके अंतर्गत कार्य करें। और ऐसा बड़े बड़े महाराजा धीराज करते रहे हैं कई सदियों से, और आज शायद यही डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि सारी दुनिया उन्हें एकमात्र राजा मान ले और सारे देश उनके अंडर आ जाए और वह एक सबल, गुणी और बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। लेकिन वह भूल रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वैसी नहीं रही कि डेवलप कंट्रीज डेवलप्ड ही रहेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज कभी डेवलप नहीं बन पाएंगी। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रूव कर दिया है कि पिछले 11 वर्षों के बहुत अच्छे शासन द्वारा भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी दुनिया में बन चुका है। भारत की 140 करोड़ जनता जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फल भारत को दे रही है, वह भी यह दिखाती है कि भारत की डिप्लोमेसी, भारत के फॉरेन और एक्सटर्नल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी,
इतनी अच्छी है कि भारत अब किसी भी देश के साथ टक्कर देने में सक्षम है और आने वाले वर्षों में हो सकता है भारत ही नंबर 1 राष्ट्र बन जाए। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद यानी 6 वर्षों बाद भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 राष्ट्र बन जाएगा और उस समय ये डेवलप नेशन चाहे वह यूरोपियन कंट्रीज़ हो या कनाडा और अमेरिका जैसी कंट्रीज़, लेकिन तब भारत एशिया का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सबल राष्ट्र बन जाएगा। गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम, यह सिस्टम करीब $500 बिलियन में बनकर तैयार होगा और अगले 3 वर्षों में यह तैयार होगा। $175 अरब का खर्चा कह सकते हैं इसमें आएगा, जो कि एक चुनावी वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने से पहले अपनी जनता को, और अब मई 2025 में उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वह अपना यह वादा पूरा करने के लिए गोल्डन डोम सिस्टम को बनवा रहे हैं। पहले हमें समझना होगा कि ये क्या ऑफर है। ये सिस्टम जो गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम है ये कैसे कार्य करता है। ये करता है ऐसे कि यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, ड्रोन मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या कोई भी न्यूक्लियर वेपन हो, इन सभी को यह डिटेक्ट कर लेगा स्पेस में ही। इवन स्पेस से भी अगर कोई राष्ट्र कनाडा पर या अमेरिका पर या जो भी यह डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा होगा उस पर अटैक करता है तो उसे भी लॉन्चिंग के समय ही डिटेक्ट कर कर यह डिफ्यूज़ कर देगा। और इस तरह से आने वाले दिनों में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम उस देश के पास होगा जिसके पास ये गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम होगा। तो इसीलिए कनाडा को ये ऑफ़र, बड़ा लुक्रेटिव ऑफ़र दिया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने। इसका जवाब क्या देंगे प्राइम मिनिस्टर कनाडा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कनाडा की कुंडली। कनाडा की कुंडली के साथ हम आज डिस्कस करेंगे सूर्यविधि चार्ट, कनाडा का टॉरस संक्रांति का जो कि 14 मई से 14 जून तक का चार्ट प्रेडिक्शन बताएगा, सारे साल का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट, कनाडा के बारे में पूरे साल के प्रेडिक्शंस, और फिर पक्ष कुंडलियाँ हम देखेंगे 27 मई की अमावस की कुंडली और 11 जून की पूर्णिमा की कुंडली। और इस तरह से अगले 1 महीने से लेकर अगले साल और फिर आगे आने वाले कई सालों की प्रेडिक्शंस आज हम नोट करेंगे कनाडा के बारे में। आज हम कनाडा की हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे कनाडा की हॉरोस्कोप बनाई है मैंने, ये 1 जुलाई 1867 रात्रि मध्य रात्रि 12:01 ओटावा कनाडा की, और ये मीन लगन कुंभ नवांश और कुंभ नवांश की कुंडली है और चंद्रमा बैठे हैं मिथुन राशि में। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे मीन लगन का स्वामी जुपिटर जो है वह वक्री है और वक्री होकर यह बैठा है 12वें घर में कुंभ राशि में केतु के साथ। यहाँ पर कुछ अच्छी बातें हैं कनाडा की कुंडली में जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। मेन कुंडली है ये कनाडा की, और यहाँ हम देख रहे हैं कि मून और सन जो है चतुर्थ भाव में युति कर रहे हैं, और ये अमावस का बर्थ है, मतलब उस दिन अमावस, क्योंकि 6 डिग्री 49 का चंद्रमा है और सन 16 डिग्री 49 का है, और ये आद्रा नक्षत्र में बैठे हैं सन और मून। तो ये बिल्कुल अमावस की तिथि का बर्थ है, और साथ में यहाँ शुक्र स्वराशि के हैं, तृतीय भाव में स्ट्रांग बैठे हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि इनके पड़ोसी काफी सबल हैं, स्ट्रांग हैं। शश योग तो यहाँ नहीं बनता, लेकिन शनि उच्च की राशि में है, अष्टम भाव में वक्री है, लेकिन हाँ अष्टम में बैठे हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव में यहाँ बुध बैठे हुए हैं, और बुध हम यहाँ देख रहे हैं कि षडबल में बुध सबसे कम षडबल लिए हुए हैं। 5वां घर में इस बुध की स्थिति शनि से दृष्ट होने से बहुत अच्छी नहीं है। मंगल और राहु छठे घर में बैठे हैं लियो राशि में। अच्छी बात यह है कि नवांश में मैं देख रही हूं कि गुरु और उत्तम है, गुरु कुंभ के हैं और मंगल कर्क के हैं, नीच के मंगल हैं। यहाँ मंगल वर्गोत्तम नहीं है, लेकिन हाँ मंगल यहाँ पर
बैठ गए हैं कर्क राशि में नवांश में, लेकिन जुपिटर वर्गोत्तम है। और अगर हम यहाँ देखें तो नवांश में 12वां घर उदय हो रहा है। नवांश में D1 कुंडली का 12वां घर नवांश में उदय हो रहा है। शनि की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। देखिए 1867 में आजादी कनाडा ने ली ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश कॉलोनी थी ये भी, और उसके बाद भी ब्रिटिश आजादी ब्रिटिश कॉलोनी रूल से मिलने के बाद 1931 में जाकर यूके के साथ इक्वल इनको राइट मिलने लगे, क्योंकि सिक्योरिटी और एक्सटर्नल पॉलिसी तो ब्रिटिश रूलर्स ही यूज कर रहे थे आजादी मिलने के बाद भी। 1982 में इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाके ये इंडिपेंडेंट हुए हैं पूरी तरह से। और अब कनाडा की स्थिति 2025 में हमें देखनी है कि आगे कनाडा क्या करेगा। तो यहाँ पर हमने कुंडली में तो देखा कि यहाँ पर कुछ अच्छे योग हैं और कुछ अच्छे योग नहीं है। जुपिटर और सैटर्न दोनों वक्री हैं, जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है वो वक्री हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो केंद्रों में सिर्फ सन और मून है, और षडबल में सन और मून सबसे कम, मून का ऑलमोस्ट 1.27 आ रहा है, और सन का षडबल में फिर भी अच्छा है। तो दशाएं अगर हम देखें तो ये इनका जो, अगर हम अभी देखें तो महादशा चल रही है शनि में बुध की, ठीक है। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि की महादशा 1901 में भी लगी थी। 1901 से 19 साल की 1920 तक ये दशा चली थी, और ये दिखाती है कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1914 से 1918 हुआ, वहां पर ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति में भी शनि की महादशा थी। और फिर अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड देखें तब केतु की महादशा थी 1939 से 45 तक। केतु की पूरी पूरी महादशा में रही, और 1 साल शुक्र की महादशा कर रहा। तो वो समय जो था तब भी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में एज ए ब्रिटिश सपोर्ट कनाडा ने भाग लिया था, और पहली वर्ल्ड वॉर में 61,000 सैनिक मारे गए थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में कनाडा के 45,000 सैनिक मारे गए थे। और वर्ल्ड वॉर में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन कनाडा ने एक अच्छी अहम भूमिका निभाई थी। अब लेकिन उस वॉर के खर्चे और जान माल की हानि से अब जो स्थिति है, क्योंकि अब फिर से शनि की महादशा कनाडा की कुंडली में चल रही है। 120 साल हो चुके हैं 1901 को, और अब शनि की महादशा दोबारा कनाडा की कुंडली में आई है 2021 से, 9 अप्रैल 2021 से। और इस समय अंतर्दशा चल रही है 12 अप्रैल 2024 से शनि में बुध की। और इसके अंतर्गत भी हम तीसरे लेवल की अगर दशा देखें तो एट प्रेजेंट मई 2025 में शनि में चल रही है अंतर्दशा बुध की, और बुध के अंदर अगर मैं देखूं प्रत्यंतर तो यह लग गया है मून का 27 मई से। 6 मई को डोनाल्ड ट्रंप जी ने मार्क कार्नी जी को ऑफर दिया है 51वां राज्य बनने के लिए अमेरिका का। तो सैटर्न मरकरी सन में ये ऑफर उन्हें दिया गया, और अब उन्हें जवाब देना है, जबकि प्रत्यंतर मून का लग गया है। और मून आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्षीण बल में है, क्योंकि ये अमावस का बर्थ है। चंद्रमा जो है वो अमावस का चंद्रमा है। D1 कुंडली जो कनाडा की कुंडली है उसमें। अब इसका मतलब ये तो अच्छा प्रत्यंतर दशा नहीं है। 17 अगस्त 2025 तक ये दशा रहने वाली है। और मरकरी भी मैं देखें तो यहाँ पर ये बहुत कम है, षडबल में सबसे कम बल इसी प्लैनेट का है, तो इसकी अंतर्दशा तो बहुत अच्छे फल नहीं देगी। यानी कि भविष्य जो कनाडा का है 21 दिसंबर 2026 तक तो बहुत अच्छा नहीं दिखता। शनि यहाँ पीड़ित भी कर रहे हैं बुध को D1 कुंडली में। नवांश में बुध थोड़े अच्छे बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, बृहस्पति से दृष्ट है। लेकिन शनि की जो महादशा नाथ है वो यहाँ पर भी केतु के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं टॉरस राशि में। तो शनि की महादशा के साथ ही जो ये शुरू हुई है कनाडा की कुंडली में, वो दिखाती है कि फॉल तो शुरू हो गया है, डाउनफॉल शुरू हो गया है कनाडा का। अगले 19 साल जो अप्रैल 2021 से शुरू हुए हैं
वहां से यह दशा यानी 2040 तक तो गरीबी, स्ट्रगल और डाउनफॉल का पीरियड है कनाडा के भाग्य में। हाँ, कुछ अंतर अच्छे आएंगे जब अंतर्दशाएं, तो कुछ बेटरमेंट होगी, लेकिन अभी क्योंकि शनि में बुध चल रहा है, वो तो बहुत अच्छा नहीं पीरियड दिखाता। और फिर आने वाला प्रत्यंतर भी 21 दिसंबर 2026 के बाद जो है, पूरा 2027 जो है, वो भी शनि में केतु की दशा दिखाता है, जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, दो दो वक्री ग्रहों की दशा, और जिससे 10वें में भी बृहस्पति वक्री बैठा है। तो ये दशा भी बहुत अच्छा प्रॉमिस नहीं दिखाती कनाडा के लिए। और केतु का जो अंतर्दशा आएगी 2027 में मेजरली रहेगी, वह भी शनि में केतु जो चलेगा वो दिखाता है कि अष्टमस्थ शनि की, और केतु 12वें घर में, तो ये भी एक्सपेंसिव और हॉस्पिटलाइजेशन और लंबी चलने वाली प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। अभी का हम बात करें, शनि में बुध देखें तो बुध पंचम में है, और पांचवा घर शिक्षा का है, एजुकेशन का है, और आपके नई नई क्रिएटिविटी का है। तो यहाँ शनि जो बुध को पीड़ित कर रहे हैं, और कर्क राशि का बुध है, कोई शुभ प्रभाव नहीं है। D1 में, नवांश में ये बुध नवम में है तुला में, लेकिन मंगल नीच के यहाँ भी इस बुध को देख रहे हैं, तो ये पीड़ित बुध है, और इसीलिए ये भी पीरियड बहुत अच्छा नहीं दिखाता भविष्य आने वाले 1.5 साल में 2026 तक। अभी लगन में इस समय गोचर में मीन राशि में शनि आ चुके हैं, 2.5 साल तक यहाँ रहने वाले हैं, और इसीलिए यहां से ये देखेंगे शुक्र को, तीसरे घर को, जो कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाएगा, बॉर्डर स्टेट्स के साथ, बॉर्डर कंट्रीज के साथ। और 10वें घर को देखेंगे तो यहाँ पर यह इनके एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को परेशान करेगा। तो 2.5 साल तो शनि का जो गोचर लगन में हो रहा है कनाडा की कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है। और इसके साथ ही इस समय राहु इस समय मीन राशि में ही है, लेकिन 30 मई को ये निकल के कुंभ में आ जाएंगे लग्नेश के ऊपर, जो कि 12वें घर में है। तो लग्नेश भी पीड़ित होने वाला है 1.5 साल के लिए। तो आने वाला 1.5 साल यानी कि 2026 तक तो बहुत ही क्रिटिकल समय है कनाडा के लिए, कनाडा के डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद जब यहाँ से कुंभ से हटके शनि मकर में आ जाएंगे, तब थोड़ा बेटरमेंट आ सकता है, लेकिन शनि तब भी यहाँ पर मीन में ही होंगे। तो शनि जब छोड़ेंगे मीन राशि को, तब मेष में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, और फिर इनके अष्टमस्थ शनि को, नेटल सैटर्न को दिखेंगे। तो आने वाले 2-3 साल जो मैंने आपको बताए बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा। और जो ये पूरी 19 साल की दशा है, ये भी बहुत तरह की स्ट्रगल को दिखाती है, क्योंकि D1 में शनि वक्री बैठे हैं अष्टम में, और नवांश में शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में राहु केतु एक्सिस पे। इसके अतिरिक्त अगर हम दशमांश में देखें तो शनि फिर यहाँ पर 12वें घर में बैठे हैं वक्री मिथुन राशि में। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं और देखूं तो यहाँ पे मंगल भी इसको देख रहे हैं, ये मंगल इस शनि को देख रहे हैं। तो पूरी महादशा में ये 6-12 एक्सिस जो है ये एक्टिवेटेड है, और ये दिखा रही है कि ये लड़ाई, वॉर, एक्सपेंसेस, अननेसेसरी खर्चे, डेब्ट, एनिमी, डिजीज का घर जो छठा घर होता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है छठा घर एक राष्ट्र की कुंडली में। और मंगल तो वैसे भी ऐसा ग्रह है कि वो वॉर को दिखाता है उसकी दशा में, या जिस ग्रह को वो देखते हैं। तो इस एंटायर सैटर्न की दशा में वॉर से तो जूझना पड़ेगा, वॉर लाइक सिचुएशन से कनाडा को। ये हो गई D1 कुंडली या मेन कुंडली कनाडा की। अब हम इस साल का चैत शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली देख लेते हैं कनाडा की। कनाडा की कुंडली 29 मार्च 2025 सुबह 5:57 की ओटावा कनाडा की बनती है, और ये बनती है अगेन मीन लगन की। अब ये देखिए द्विजन्मा लग्न है, यानी कि जो मेन कुंडली होती है किसी राशि की, वही लगन अगर आपका चैत शुक्ल प्रतिपदा में आ गया तो यह भी अच्छा योग नहीं माना जाता। और मीन राशि क्योंकि जल तत्व को दिखाती है, और यहाँ लगन में ही वक्री शुक्र, वक्री बुध बैठे हैं, चंद्रमा सूर्य के साथ, राहु के साथ। तो यह स्थिति भी बहुत अच्छा योग नहीं दिखा रही। पूरे साल का भविष्य यानी 29 मार्च 2025 से आने वाला पूरा साल यानी मार्च 26 तक का समय बहुत अच्छे योग नहीं दिखाता कनाडा के लिए। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं मिथुन के, और बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हैं, और शनि 12वें घर में कुंभ के हैं।
तो अब ये स्थिति भी दिखा रही है कि जब अष्टमे शुक्र लगन में आ गए हैं और षष्ठे सूर्य भी लगन में आ गए हैं, तो पूरे साल 6 और 8, छठे और आठवें घर के सिग्निफिकेशन का रोल कनाडा के भविष्य में होने वाला है। यहाँ पर नवांश में स्थिति मंगल और शनि जो सप्तम भाव में दिखा रहे हैं, यह युद्ध की स्थिति भी दिखा रहे हैं। तो किसी तरह की राइवलरी या वॉर लाइक सिचुएशन में फंस सकता है इस साल कनाडा, क्योंकि यहाँ केतु सप्तम में जो बैठे हैं उसे मंगल देख रहे हैं। तो मंगल का प्रभाव फिर से सप्तम भाव पे आ रहा है, और किसी राशि की कुंडली में जब मंगल का प्रभाव सप्तम पर होता है तो उससे संबंधित साल में या उस समय उस दशा में हमेशा वॉर लाइक सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ सेविंग रेस है जुपिटर की। जुपिटर यहाँ सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो पूरे समय साल भर तो वॉर की स्थिति नहीं होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये स्थिति अच्छी तो नहीं दिखा रहा। अब हम आ जाते हैं 27, हम अब सूर्य विधि चार्ट देख लेते हैं चैत शुक्ल प्रतिपदा के बाद टॉरस संक्रांति का कनाडा के लिए। क्योंकि पूरे महीने का प्रेडिक्शन अगर देखना हो किसी राष्ट्र के लिए तो हमें सूर्य विधि चार्ट बनाना चाहिए, यानी कि जो संक्रांति हुई है सूर्य की, जैसे अभी टॉरस में संक्रांति हुई है 14 मई को, तो उसका चार्ट हम कनाडा के लिए देखेंगे। ये चार्ट बनता है 14 मई 2025 का, और शाम को 4:11:20 ओटावा का। और यहाँ ये जो चार्ट है ये दिखा रहा है कि जो स्थिति है आने वाले एक महीने में, यानी कि 14 मई से लेके 14 जून तक की जो स्थिति है, वहां यह कन्या लगन का जो स्वामी है वो बुध अष्टम में गया है। यानी एक महीना 14 जून तक का समय जो कनाडा के भविष्य के लिए है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लगन में ही केतु आ गया है और राहु शनि और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छी स्थिति नहीं है इस एक महीने के लिए कनाडा के लिए, लेकिन जुपिटर 10th में बैठे हैं तो गवर्नमेंट स्ट्रांगली एक्ट करेगी इस एक महीने में 14 जून तक के पीरियड में। अब अगर हम इसको देखें तो मंगल नीच का देख रहा है 11वें घर से सेकंड हाउस को, यानी दूसरे घर को। तो अब ये दिखा रहा है कि आपके जो स्टेट के जो रेवेन्यूज हैं, जो ट्रेजरी है, उस पर कहीं ना कहीं अष्टमेश की दृष्टि होना इनकम के घर से, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पैसे की हानि या पैसा या खर्चा हो रहा है। हो सकता है ये जो चार्ट दिखा रहा है कि मार्क कॉर्नी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय कनाडा के, वह डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर ठुकरा दे, क्योंकि वह तैयार होंगे 51 अरब डॉलर का खर्चा देने के लिए। 61 अरब डॉलर का एक्सपेंस वो देना पसंद करेंगे गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम को यूटिलाइज करने के लिए अपने राष्ट्र की सिक्योरिटी के लिए, इसके बजाय कि वह अमेरिका का 51वां राष्ट्र बन जाए। तो सूर्य विधि चार्ट तो इस महीने का यही दिखा रहा है कि 14 जून से पहले वो यह बात क्लियर कर देंगे प्रेसिडेंट यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप को। यहाँ पे बुध जो है अष्टम में मंगल की राशि में अष्टम में बैठे हैं, तो वो अच्छी स्थिति नहीं दिखती है। अब अगर हम अगला चार्ट हम देखें सूर्य विधि के बाद, हम 2 कुंडलियां बनती हैं 15-15 दिन की पक्ष कुंडलियां। तो इस एक महीने में जो 2 कुंडलियां बनती हैं वो पहली बनती है अमावस की कुंडली 26 मई पे जो अमावस कनाडा में पड़ी उसकी कुंडली हम बनाई मैंने, और यहाँ ये स्थिति पक्ष कुंडली दिखा रही है अगले 15 दिन के बारे में, यानी 26 मई से लेके अगले 15 दिन तक, यानी 10 जून तक का पीरियड की प्रेडिक्शन हम इस चार्ट से करेंगे। और यहाँ स्थिति बेटर दिख रही है क्योंकि धनु लगन है, स्वामी सप्तम से लगन को देख रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक सिक्योर्ड पोजीशन तो दिखा रहा है। लेकिन यहाँ शनि भी चतुर्थ भाव से लगन को देख रहे हैं और नीच का मंगल बैठे हैं अष्टम भाव में, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह का लंबी चलने वाली विवाद को दिखा रहे हैं। मंगल नीच के हैं अष्टम से, धन के घर को देख रहे हैं, दूसरे घर को, यानी कि फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री, कनाडा की फाइनेंसेस, इनकम
पर ये मंगल जो कि पंचमेश है, द्वादशेश है, यानी एक्सपेंसेस को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं उसको कम होता हुआ दिखा रहा है। यानी उससे संबंधित, धन को लेकर संबंधित कुछ डिसीजंस लेने होंगे इन 10 जून से पहले कनाडा को, और ये खर्चे पक्के होंगे। शनि यहाँ पर लगन को पीड़ा दे रहे हैं, जो कि थर्ड लॉर्ड है, यानी नेबरिंग कंट्री के द्वारा, नेबरिंग कंट्री यानी यूएसए, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, उनके कारण ये डिसीजन आखिर में लेना ही पड़ेगा कि वह उनको ये 61 अरब डॉलर दे दे और गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम ले ले, इसकी सुविधा में भागीदार बन जाए अमेरिका के साथ। और यहाँ चंद्रमा और सूर्य बुध के साथ छठे घर में बैठे हैं टॉरस राशि में, जिस पर शनि की दृष्टि है। तो ये आने वाले जो 10-12 दिन है, ये बहुत ही क्रिटिकल है कनाडा के लिए, और ये मानसिक स्थिति भी दिखा रहे हैं राष्ट्र की, राष्ट्राध्यक्ष की, और जो जो कॉन्फ्लिक्ट और एक स्ट्रेस है उनके ऊपर, उसको भी ये दिखा रहे हैं। अब अगर हम पूर्णिमा की कुंडली देखें अगले, उसके अगले 15 दिन के लिए, जो कि बनती है 11 जून 2025 की कुंडली। 11 जून 2025 की कुंडली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कुंडली अगले 15 दिन जो 10 जून के बाद आएंगे उसके बारे में बताएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मेष लगन की कुंडली बनती है, लग्नेश पंचम में गया है केतु के साथ, राहु केतु एक्सिस पे है लग्नेश, और शुक्र लगन में बैठे हैं। शुक्र लगन में बैठे हैं, अच्छी तिथि है क्योंकि शुक्र ग्रह लगन में आ गया, लेकिन ये लगन पापकर्त्री में है और ये बंधन योग भी बना रहा है। तो 11 जून से अगले 15 दिन यानी 26 जून तक का पीरियड में भी देश जो है कनाडा एक तरह का बंधन फील करेगा, और राहु केतु एक्सिस भी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिखती है राष्ट्र के डेवलपमेंट में इस एक 15 दिन के पीरियड में। जुपिटर धन के घर को देख रहे हैं तीसरे घर से, और मरकरी भी तीसरे घर में बैठे हैं, तो ये थर्ड हाउस फिर से आपका आ जाता है, आपके बॉर्डर एरियाज, कंट्रीज, बॉर्डर कंट्रीज। तो ये भी दिखा रही है कि स्ट्रॉन्ग नेबर्स जो है वो आपके धन के भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टाई अप ये 11 जून से 26 जून के बीच अमेरिका के साथ कर ले। टाई अप मतलब ये गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम को, जिसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है कि वो मिसाइल्स को भी डिटेक्ट कर लेगा स्पेस से, तो उसके लिए ऑब्वियसली कनाडा को कुछ एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ करने पड़ेंगे। बिना उनके राष्ट्र, उनके 51वें स्टेट बने, अगर ये सिस्टम यूज करना है कनाडा को अपनी सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड वॉर 3 में अगर होती है तो उसके नुकसान से बचने के लिए, तो उसके लिए ये धन संबंधित और इस सिस्टम को संबंधित एग्रीमेंट करने का यही शायद वक्त है। तो ये एग्रीमेंट 26 जून से पहले कनाडा अमेरिका के साथ कर लेगा, क्योंकि ये बंधन की जो स्थिति दिख रही है यहाँ पर, और ये सप्तम भाव का स्वामी लगन में आ गया, जो कि एक एग्रीमेंट, फ्यूचर पार्टनर जो आपका है, बिजनेस पार्टनर का डोमिनेंस दिख रही है लगन पर। ठीक है, लग्नेश वीक है, पंचम में बैठा है। और अगर नवांश में हम स्थिति देखें तो धनु लगन यहाँ उदय हो रहा है और मंगल यहाँ थोड़ा बेटर हुए हैं, तो स्ट्रेंथ दिख रही है कि आखिर में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांगली अपना पक्ष को रख पाएंगे। 26 जून तक स्थिति क्लियर हो जाएगी और फिर वह एक स्ट्रेस फ्री होकर अपना आगे राष्ट्र को चला सकेंगे। सूर्य की स्थिति भी यहाँ नवांश में अच्छी है और यहाँ बाकी सारे ग्रह भी बेटर हो गए हैं, लेकिन 11 जून से 16 जून 26 जून तक के बीच का जो पीरियड है, तब तक वो बंधन तो फील करेंगे। तो आज इन सारे चार्ट्स में जो मैंने आपको कई सारे चार्ट डिस्कस करे, कनाडा की मेन कुंडली, इंडिपेंडेंस की कुंडली, फिर सूर्य चार शुक्र प्रतिपदा की कुंडली, फिर सूर्य वीति चार्ट जो मंथली चार्ट होता है, फिर 2 फोर्टनाइट्स यानी कि 15-15 दिन के पक्ष की कुंडलियां भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इन 5 कुंडलियों से यही निष्कर्ष निकलता है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जी डोनाल्ड ट्रंप जी का ऑफर ठुकरा देंगे और वह पैसा देना ज्यादा सही समझेंगे। जो 51 अरब डॉलर्स का पेमेंट करना होगा उन्हें गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम को यूज करने के लिए, इसके बजाय कि वह अमेरिका का 51वां राष्ट्र बन जाए।
कनाडा का अगर हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो उसके रिलेशंस अमेरिका, चाइना और रशिया के साथ ज़्यादा खास हैं और उसी को लेकर उसकी सारी पॉलिसीज़ गवर्न करती हैं। यूएसए के साथ तो वह ट्रेड में है ही, हेविली ट्रेड में वह इन्वॉल्व है, क्योंकि उस यूएसएमसीए जो कि पहले नाफ्टा था उसके अंतर्गत उसको काफ़ी सारे टैरिफ रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स उसके यूएसए के साथ हैं। कोई भी अगर पॉलिसी चेंज अमेरिका करता है या वहाँ पर अगर पॉलिटिकल चेंज भी आता है तब यहाँ रिपल इफ़ेक्ट कनाडा की पॉलिसीज़ में हो जाता है। और साथ ही अगर हम देखें तो ये जो डिफेंस का बर्डन है जो कनाडा को भोगना पड़ रहा है यूएस के प्रेशर के कारण, क्योंकि उसे नाटो में भी अपना सपोर्ट देना पड़ता है नाटो सर्विसेज के लिए, तो यह एक अननेसेसरी एक बड़ा प्रेशर है कनाडा के ऊपर। साथ ही बॉर्डर और माइग्रेशन जो कंसर्न्स हैं वह भी कनाडा की पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करते हैं। कई तरह की असाइलम पॉलिसीज़ भी कनाडा को ध्यान में रखनी पड़ती हैं यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए। अब अगर हम चाइना की बात करें, क्योंकि चाइना भी अमेरिका और रशिया के बाद तीसरी बड़ी कंट्री बनती जा रही है जो आने वाले समय में हो सकता है एक बड़ा रोल निभाए, और वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना भी इसी शक्ति प्रदर्शन के कारण उभर रही है जो चाइना आजकल कर रहा है। कई मामलों में चाइना कह रहा है कि वह तो 2050 में पहुंच चुका है, वहाँ पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी है। कुछ शहर चाइना के काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं और वो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि चाइना किसी से कम नहीं है। तो अब अगर हम कनाडा का देखें रिलेशन चाइना के साथ, तो यहाँ पर वह ट्रेड पार्टनर तो है ही, बट उसके रिलेशन ख़राब हो चुके हैं चाइना के साथ सिंस 2018। 2018 में जब अरेस्ट हुआ था HM वांगजू का और कुछ कैनेडियन सिटीजन्स को भी रोका गया था चाइना के द्वारा, तब से यह रिलेशन कनाडा का चाइना के साथ ख़राब होता चला जा रहा है। और कई मामलों में, हांगकांग के मामले में कनाडा ने आउटस्पोकन भी रहा है चाइना के अगेंस्ट, और इसलिए भी चाइना के साथ संबंध कनाडा के ख़राब हो रहे हैं। और इसके साथ ताइवान को अगर हम देखें तो तब भी कुछ डिप्लोमेटिक टाइज जो चाइना के साथ कनाडा के रहे वो ख़राब हुए हैं। फिर हम अगर देखें सप्लाई चेन जो हम देखते हैं तो चाइना से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं कनाडा में, और कुछ क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल भी चाइना प्रोवाइड करता है कनाडा को। इसलिए बहुत हद तक कनाडा को चाइना से भी संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। अगर हम रशिया के साथ संबंध देखें कनाडा का, तो यहाँ पर कनाडा को देखना पड़ेगा, क्योंकि आर्कटिक एरिया में वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस जो है बहुत जल्दी जल्दी पिघल रही है, और इसके कारण रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन जो है, जो वहाँ के एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है, वह काम, उसका प्रेशर भी कनाडा पर बनता जा रहा है। साथ ही टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, यानी बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं वह भी लेकर, उसको भी लेकर रशिया और आर्कटिक एरिया में कनाडा की जो संबंध है वो कुछ खट्टे हो गए हैं, क्योंकि नोराड मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, क्योंकि रशियन मिलिट्री एक्टिविटी आर्कटिक एरिया में बढ़ती जा रही हैं, और इसीलिए कनाडा पर भी प्रेशर है कि वह अपनी मिलिट्री नॉर्थर्न डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे। नाटो में भी ऑब्लिगेशंस है कनाडा के कई, जिसको उसको निभाना पड़ेगा, अपने ट्रूप्स देने पड़ते हैं नाटो में मिशंस में, जो कि ईस्टर्न यूरोप में अभी रशियन यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसमें भी उसे सपोर्ट देना पड़ता है कनाडा को। तो एक प्रेशर डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस बजट के लिए तो कनाडा के पास है ही। अब अगर और चैलेंजेस की बात करें तो वहाँ क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा एक स्ट्रगल या एक चैलेंज है कनाडा के लिए, क्योंकि आर्कटिक वार्मिंग जो हो रही है उसके कारण वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ रिस्क बढ़ता जा रहा है और उनका रिलोकेशन भी करना पड़ेगा, और ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट भी कनाडा को निभाने पड़ते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी देखे जा रहे हैं कनाडा में, क्योंकि कुछ कनाडा में सिर्फ 4 करोड़ आबादी है और बहुत ही स्पेर्सली वो पॉपुलेशन है। इतना बड़ा कनाडा है और केवल 4 करोड़ पॉपुलेशन, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए प्रॉपर किया जाए। कई जगह अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, बहुत दूर दूर बसावट है वहाँ, और इसीलिए मिलिट्री डेवलपमेंट या कमर्शियल एक्टिविटी की डेवलपमेंट के लिए कनाडा को काफ़ी फंड चाहिए। तो इस प्रकार ये भी एक क्लाइमेट चेंज कनाडा पर एक प्रेशर है आने वाले समय में। एनर्जी पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स का जो काम है, जो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, उसको भी लेकर कनाडा को कुछ डिसीज़न कुछ उसको सीरियसली डिसीजंस दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना के करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त पाइपलाइन पॉलिटिक्स भी चल रही है, डिस्प्यूट्स हैं, पाइपलाइन जो डलती हैं वहाँ से कनाडा से और दूसरी कंट्रीज़ के लिए या आ रही हैं, वहाँ पर भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, नॉट ओनली इंटरनल बल्कि बाहर से यूएस और दूसरी कंट्रीज़ भी को लेके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, और इसीलिए एनर्जी पॉलिसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। देन अगर हम देखें तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को हम देखें, क्योंकि क्लीनर एनर्जी के लिए कनाडा को भी अपना लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करनी है या उनको जॉब देनी है, उसको लेकर भी कनाडा को कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। फॉरेन इंटरफेरेंस हर राष्ट्र में होती है। राष्ट्र के बारे में अगर हमें देखना हो कि वहाँ कितनी प्रगति हुई है तो वहाँ स्त्रियों की स्थिति को देखा जाता है। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ हम देखते हैं कि वुमेन को इक्वालिटी राइट्स हैं, उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स मिलते हैं मीडिया में, आर्ट में, कल्चर में। वहाँ पर पॉलिटिकल भागीदारी अगर हम देखें तो 30 से 35% भागीदारी है वुमेन की, जो एक अच्छा संकेत है। वह ना केवल कनाडा हाई रैंक करता है ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भी, तो यह स्थिति तो अच्छी है, जो दिखाती है कि वुमेन के लिए वहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि हर राष्ट्र में हर जगह वुमेन को साथ थोड़ा वायलेंस होता है और कहीं कहीं अंडर पेड भी वुमेन होती है, तो वो प्रॉब्लम तो वहाँ भी हैं। जो सिस्मिक इश्यूज़ हैं वो कॉमन है, जैसे और दूसरी कंट्रीज़ में है। वेज इनइक्वालिटी और ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन भी कई जगह है, वहाँ कुछ 10 प्रोविंस हैं, वहाँ पर कहीं कहीं है, रूरल एरिया में स्पेशली है, जिसको इम्प्रूव करने की उन्हें आवश्यकता है। मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री है कनाडा रिलेटेड टू LGBTQ, यानी कि लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर क्वेश्चनिंग कम्युनिटी के लिए यह इक्वल राइट देता है, उन्हें प्रोटेक्शन भी देता है, ट्रांसजेंडर वुमेन को भी। लेकिन हर राष्ट्र को आगे अगर बढ़ना है तो अपने रेवेन्यूज़ को, अपने रिसोर्सेज को बचाना होगा वॉर के खर्चे से और वॉर लाइक सिचुएशन से। लेकिन यह भी सत्य है कि अपने को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई राष्ट्र ये सोचता है कि मैंने डेवलपमेंट कर ली है और अब मुझे ज़रूरत नहीं है पैसा फंडिंग वहाँ लगाने की, जो कि वेपन्स और अदर सिक्योरिटी सिस्टम में लगता है, तो अवश्य ही अन्य राष्ट्र, अन्य राज्य, अन्य शत्रु उस पर अधिकार करने के लिए तैयार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।